हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालती का बेटा पप्पू कहने को तो इंजीनियर था, लेकिन उसे इंजीनियरिंग में कोई खास खुशी ना मिलने पर वो गोलगप्पे का छोटा सा स्टॉल लगाकर गोलगप्पे बेचने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसके स्टॉल पर डॉली और गायू नाम की दो लड़कियां आती हैं और कहती हैं, डॉली, यहाँ के गोलगप्पे खाकर देख, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है देखने से ही। चल गोलगप्पे खाते हैं। बट यार, गोलगप्पे कोई खाने की चीज है क्या? क्या पता ये ठीक से बने हो या ना बने हो। अरे पागल, ठीक से बने होंगे, तू चिंता मत कर। भैया आपने ठीक से तो बनाए हैं। मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से ही बनाता हूँ, वो भी मिनरल वाटर से। सच में भैया? तो मेरे लिए एक गोलगप्पे की प्लेट लगा दो। डॉली, अब तो विश्वास हो गया ना, अब तो खा ले। यार तुझे पता है ना, मैंने आज तक ये सब कभी नहीं खाया, और बीमार हुई तो। पागल, जो पहले ट्राई नहीं किया वो अब कर। मैं तुझे गारंटी देती हूँ, यू लव दिस गोलगप्पास एंड ट्रस्ट मी, तू बीमार नहीं होगी। मेरे कहने से खाकर देख। प्लीज मैम, जस्ट ट्राई इट, गिव मी वन चांस, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। वाओ, आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है तो ये गोलगप्पे क्यों बेच रहे हो? इंजीनियरिंग मैंने ऐसे ही थोड़ी की है। क्या भैया, आपने इंजीनियरिंग की है तो ये क्यों? मीन्स आपको इसमें मिलता ही क्या है? इससे ज्यादा पैसे तो आप इंजीनियरिंग में कमा लेते। वो लंबी कहानी है, अगर आपको जाननी हो तो कभी किसी और दिन आना, फुर्सत से बताऊंगा। खैर, आप मेरे हाथ के गोलगप्पे ट्राई तो कीजिए। ओके जी, आप दे दीजिए मुझे भी एक प्लेट। पप्पू डॉली की बात सुनकर दोनों को एक एक प्लेट गोलगप्पे की देता है, जिसे खाने के बाद गायू बोलती है, यार वाह वाह, कितना मस्त टेस्ट है। कितने महीनों बाद मैंने गोलगप्पों को खाया है, ऐसा लग रहा है कि अमृत मिल गया हो। अच्छा तो बहुत है, लेकिन मुझे थोड़ा कम मीठा दो, ये ज्यादा मीठा हो गया। ओके, मैं अभी तीखा बना कर देता हूँ। भैया मुझे तो और तीखा, हरी चटनी डालकर गोलगप्पे दो। ये लीजिए आप दोनों के गोलगप्पे। वाह, मजा आ गया। सच में आप बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हो, मुझे तो मोमोज से ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। अब से गायू, मैं भी गोलगप्पे की फैन हूँ, लेकिन ना मैं आपकी दुकान के ही गोलगप्पे खाऊंगी। वैसे आपका नाम क्या है? लगता है आपने मेरी स्टॉल का नाम नहीं पढ़ा, वो देखिए लिखा हुआ है पप्पू के गोलगप्पे। ये लीजिए आप दोनों। बहुत अच्छा है, गोलगप्पे के साथ नाम भी, पप्पू के गोलगप्पे। अच्छा पप्पू जी, वैसे आप कब से ये गोलगप्पे का काम कर रहे हैं? बस 3 महीने हुए हैं। वाओ, 3 महीने में ही शेफ जैसे। आप बिल्कुल परफेक्ट गोलगप्पे बेच रहे हो, वो भी इस अमेजिंग स्ट्रेटेजी के साथ। वाओ, थैंक यू। बहुत मिर्च लग रही है, कुछ है क्या आप पर पानी वगैरह? 1 मिनट। पप्पू बहुत ऐसा अच्छा बोलकर है। उसे गोलगप्पे एक के साथ पापड़ी नाम में भी, लाल पप्पू चटनी के लगा कर गोलगप्पे। देता है। अच्छा पप्पू और जी, चटपटी वैसे आप पापड़ी कब से ये में गोलगप्पे नींबू का काम कर डालकर रहे हैं? गायू बस को 3 देता है। महीने, अब खाइए ये आपको मीठी पापड़ी खाकर पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का नहीं? और मिर्ची तो नहीं लगेगी ना? सच में इसे तो मिर्ची नहीं लगी। इनफैक्ट मुझे तो अब पानी भी नहीं चाहिए, अच्छा लग रहा है। आपको तो सारी ट्रिक पता है कि कैसे लड़कियों का गोलगप्पे का टेस्ट भी खराब ना हो और पानी की भी जरूरत ना पड़े। यही तो मुझे अच्छा लगता है, सबको उनकी पसंद के गोलगप्पे खिलाकर उनके टेस्ट का ख्याल रखना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ओ थैंक यू पप्पू जी, आपके गोलगप्पे वाकई में बहुत अच्छे थे। डॉली जब पप्पू को थैंक्स बोलती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, उसके ख्यालों में खो सा जाता है। तभी डॉली उसे कुछ कहती है, लेकिन वो सुन नहीं पाता, जिसके बाद वो उसके आगे चुटकी बजाकर बोलती है, अरे पप्पू जी, आप कहाँ खो गए? थैंक यू फॉर दी टेस्टी गोलगप्पास, ये लीजिए आपके पैसे। जी जी, अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, आपके लिए फ्री है। नहीं नहीं, आपने इतने अच्छे से खिलाया, उसके लिए ये जरूरी है। मैं किसी दिन खुद से ही आपसे फ्री में गोलगप्पे मांग लूंगी, डोंट वरी। ये बोलकर वो दोनों चली जाती है और उसके जाते ही पप्पू की स्टॉल पर काफी लड़कियां गोलगप्पे खाने आती है और पप्पू एक के बाद एक सबको फटाफट गोलगप्पे देता है, जिसके बाद पप्पू की काफी बिक्री होती है और सारे गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही रोज आते जाते डॉली और पप्पू एक दूसरे को दूर से ही देखकर हंसने लगते और कुछ दिनों बाद डॉली खुद गायू को लेकर गोलगप्पे खाने आती है और वो शर्माकर गोलगप्पे देता, तो फिर डॉली शर्माते हुए गपा गप गोलगप्पे खाती।
तभी डॉली बोलती है, पप्पू जी, आपके गोलगप्पों की मैं बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ। आई लव इट। वाह भैया, आज का पानी तो उस दिन वाले से भी ज्यादा टेस्टी है। और लीजिए ना आप भी, और आप भी। एक्चुअली ये हींग का पानी है। आप मुझे और टिप्स दीजिए ना कि गर्ल्स को किस किस फ्लेवर का गोलगप्पे का पानी पसंद है। गर्ल्स को तीखा, मीठा, चटपटा, पुदीने वाला, जीरे वाला गोलगप्पा और दही वाला और न्यूटेला शॉर्ट्स गोलगप्पे, कच्ची कैरी, ये सभी तो सबसे ज्यादा पसंद है। और वो काला खट्टा भी। ये सारे फ्लेवर्स बहुत पसंद है गर्ल्स को। सो आप बनाएंगे इतनी तरह का पानी? आप खाना चाहती हैं तो जरूर बनाऊंगा। अभी तो एक ही तरह का फ्लेवर था, बट आप दोनों से इतने न्यू आइडियाज मिले हैं तो मैं करूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा, आप दोनों अपना नाम बता सकती हैं? ऑफ कोर्स, माय नेम इज डोली और ये मेरी बेस्टी गायू। आप दोनों की तरह आपके नाम भी क्यूट हैं। थैंक यू जी। कुछ दिनों में पप्पू अलग अलग तरह के गोलगप्पे बनाता है और अपनी माँ को गोलगप्पे का पानी टेस्ट करवाता है, जिसके बाद मालती बोलती है, अरे पप्पू बेटा, ये सब क्या है? चल जीरा पुदीना कच्ची कैरी का एक बार को अच्छा है, बहुत स्वाद है इसमें, लेकिन ये चॉकलेट और गोलगप्पे में आइसक्रीम ये मुझे पसंद नहीं आया। ये वाला गोलगप्पा कोई नहीं खाएगा। डॉली जी तो कह रही थी ये सबको पसंद आएगा। माँ को अच्छा नहीं लगा तो रहने दूं क्या ये? नहीं, एक बार उन्हें भी ट्राई करा देता हूँ, क्या पता पसंद आ जाए। आज दुकान पर सारे फ्लेवर लेकर जाऊंगा। माँ आप फिक्र मत करो, सबको पसंद आएगा और लड़कियाँ शौक से खाती हैं। अब तू देख ले मैं क्या बोलूँ। पप्पू अपने सारे बने हुए फ्लेवर्स लेकर अपनी स्टॉल पर जाता है, जहाँ डॉली फिर से उसके पास आती है और पप्पू बोलता है, हेलो पप्पू जी, कैसे हो आप? हाय डॉली जी, अरे आज आपके साथ गायो जी नहीं आई? जी नहीं, उसको आज असाइनमेंट बनाना था ना, इसलिए नहीं आई। अच्छा, आपने कहा था कि आप न्यू फ्लेवर ट्राई करेंगे, तो बनाया नहीं आपने? अरे डॉली जी, आज लेकर आया हूँ, बताइए कौन सा खाएंगी? आपने जो बोला था वो सारा बनाया है मैंने। मुझे काला खट्टा और कच्ची कैरी का चाहिए। ये लीजिए आपका काला खट्टा, इसे खा लीजिए, फिर दूसरा गोलगप्पा दूंगा। ओ वाओ पप्पू जी, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो कुछ भी नहीं है, एक आपको मेरी तरफ से दही वाला गोलगप्पा। अरे वाह, आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। एक एक करके पप्पू डॉली को सारे फ्लेवर्स ट्राई करवाता है और लास्ट में चॉकलेट शॉट वाला गोलगप्पा देता है, जिसे खाकर डॉली बोलती है, पप्पू जी वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी चॉकलेट फ्लेवर का गोलगप्पा भी खा सकती हूँ। और इसके अंदर की जो वेनिला आइसक्रीम घुल गई है ना गोलगप्पे के टूटने के बाद, मजा आ गया। अब तो मैं 100 नहीं 1000% श्योर होकर कह सकती हूँ कि लड़कियां नहीं बल्कि हर एज के लोग आपके पास ये गोलगप्पे खाने आएंगे, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए ये खिलाना। सच में आपको इतना पसंद आया? अरे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। सिर्फ गोलगप्पे नहीं, गोलगप्पे वाला भी पसंद आया मुझे। कह दूं क्या आज से? कब से तो इसलिए ताड़ने आती थी इसे। वैसे भी आज गायू नहीं है। हाँ, यही सही मौका है। वो पप्पू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए ना। वो मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सो मच। सच? आप मजाक तो नहीं कर रही ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू टू डॉली। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल गोलगप्पा। इस तरह दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खुद बनाकर गोलगप्पे खिलाते हैं और उस दिन के बाद से पप्पू की स्टॉल पर नए नए फ्लेवर को चखने के लिए काफी तादाद में लोग गोलगप्पे खाने आते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हर उम्र के लोग उसकी दुकान पर आते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफी ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं और कुछ वक्त बाद दोनों की शादी हो जाती है, जहां डॉली की काफी सारी फ्रेंड्स आती हैं और वो उसे और पप्पू को देखकर बोलती है, क्या यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने गोलगप्पे वाले को अपना पति बनाया है। हाँ यार, तूने गोलगप्पे वाले से शादी क्यों की? अरे यार, अरे जब कर ही लिए तो जीजू गोलगप्पे खिलाओ ना। ये बोलकर सारी लड़कियां कटोरी आगे करके उससे गोलगप्पे खाने की डिमांड करती है, जिसके बाद पप्पू को अपनी ही शादी में अपनी सालियों को गोलगप्पे वाला बनकर गोलगप्पे खिलाने पड़ते हैं। तभी हंसते हुए डॉली बोलती है, खाओ खाओ, सब अपने पप्पू जीजू के हाथ के गोलगप्पे खाओ। प्रीति दिसंबर की ठंड में ठिठुरती हुई रूपाली का बस स्टैंड पर वेट कर रही थी। तभी लहराती बल खाती हुई रूपाली अपने बालों को संवारते हुए उसके पास आती है।
और प्रीति को देखकर रूपाली बोलती है। और प्रीति एक बात बता यार, दिल्ली की सारी सर्दी क्या तेरे ऊपर ही गिर रही है? ये क्या है, इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं, तुझे सांस भी आ रहा है इन कपड़ों में? हाँ आ रहा है यार, इतनी ठंड है, कपड़े नहीं पहनूंगी इतने तो कुल्फी जम जाएगी मेरी। यार वो बात नहीं है, ठंड से तो मैं भी अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, लेकिन तेरी तरह इतना तामझाम नहीं पहनती। तू हॉटनेस की दुकान है ना, इसलिए। अब तेरा ये कपड़ों का ज्ञान हो गया हो तो कॉलेज चले, लेट हो जाएंगे नहीं तो। प्रीति इतना बोल ही रही होती है कि तभी बस आ जाती है और रूपाली और प्रीति उसमें बैठ जाते हैं। रूपाली विंडो सीट पर बैठती है और थोड़ा सा शीशा खोल देती है। तभी प्रीति बोलती है, ओए पागल, क्या बंद कर शीशा कमीनी। यार तू भी ना सर्दी का मजा भी नहीं लेने देती। देखना कितना प्यारा नजारा है, धूप निकली है, ठंडी हवा है, कितना खूबसूरत है सब। तेरा ये नजारा मुझे सर्दी जुकाम करवा देगा, समझी तू? अब शीशा मत खोलियो। प्रीति के बोलने पर रूपाली बुरा सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में दोनों कॉलेज पहुंच जाती हैं, जहां रूपाली का बॉयफ्रेंड अक्षय उसे देखकर बोलता है, हे डार्लिंग, कहाँ रह गई थी? अरे कुछ भी नहीं, बस वाला बस स्लो चला रहा था। बाय द वे, तुम बहुत ही ऑसम लग रही हो। कहने को तो गजब की ठंड है, पर तुम तो एकदम कूल लुक में हो मेरी जान। ओह थैंक यू अक्षय। हाँ हाँ, तेरे अंदर हीटर लगा है, तुझे तो ठंड लगती ही नहीं। हम गरीबों पर हो रही है ठंड की मारा मारी, तुम तो मस्त हो। यार प्रीति क्या है तू, मुंह बंद कर ले वरना मुक्के मुक्के मार दूंगी तेरे। अरे बस बस, ठंड में मूड गर्म मत करो, चलो क्लास चलते हैं। जिसके बाद तीनों क्लास में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक शाम को अक्षय और रूपाली कैफे कॉफी डे में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी अक्षय बोलता है, जान एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बोलो ना। तुम इतनी ठंड में भी इतने कम कपड़े पहनती हो, क्या तुम्हें सच में ठंड नहीं लगती? अक्षय मुझे भी बाकी सबकी तरह ठंड लगती है, बस मैं भारी भारी जैकेट और फालतू कुछ नहीं पहनती। मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ जो मुझे गर्माहट भी देते हैं और बहुत लाइट वेट भी होते हैं। अरे वाह, सही है फिर तो। वैसे सर्दी के मौसम में अच्छी सी झपटी प्लस पप्पी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। अच्छा जी, जरा सब्र करो। ऐसे ही दोनों कॉफी को एंजॉय करते करते ढेर सारी बातें करते हैं। दिन गुजरते हैं और ठंड भी बढ़ने लगती है। रूपाली का विंटर फैशन भी अपडेट होता जाता है। हर कोई उसके सर्दियों में कम कपड़े पहनने के राज को जानना चाहता था। ऐसे ही एक दिन प्रीति रूपाली के घर आती है और रूपाली अपनी अलमारी में सर्दियों के कपड़े रख रही होती है। तभी प्रीति बोलती है, यार कपड़े तो तेरे पास भी वही है जो मेरे पास है, कोट जैकेट कोटी। फिर तुझे कम कपड़े पहनकर भी ठंड नहीं लगती और मुझे ज्यादा कपड़े पहनकर भी कभी बंद नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि तू पागल है। यार मजाक मत कर, बताना प्लीज। देख प्रीति, सीधी सी बात है, ठंड और शर्म जितनी महसूस करो ना उतनी ही लगती है मेरी जान। पर फिर भी जब सर्दी से बचना ही है और अपने आप को स्टाइलिस्ट भी दिखाना है तो फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है यार। देख मैं तुझे बताती हूँ, तू हमेशा ना बेसिक स्किन फिट इनर पहना कर, उससे तेरी बॉडी को गर्माहट भी मिलेगी। उसके ऊपर तो स्टाइलिश टॉप कुर्ती कुछ भी वियर कर यार, तू ठंड से भी बची रहेगी, तेरा स्टाइल भी आ जाएगा। ऐसे ही तू जीन्स के नीचे भी सेम वैसे ही लेगिंग पहन, फिर जीन्स प्लाजो, चाहे तो ऊपर से लेगिंग पहन ले या कुछ भी कर ले, तुझे कहीं से भी जरा सी भी ठंड नहीं लगेगी। और पैरों में तो बूट्स या फिर लॉन्ग वाले बूट्स भी पहन सकती है और बाकी तो मफलर से अपने आप को और स्टाइलिश दिखा सकती है। ओ तेरी, तो ये राज है तेरा इतना कूल लुक दिखने का? मतलब तुझे भी सर्दी लगती है? मैं तो डर गई थी कहीं तू एलियन तो नहीं है, पर तेरे सर पर एंटीने नहीं है ना? मार मार के तेरा मुंह सुजा दूंगी, तू होगी एलियन। इतना कहकर रूपाली पिलो उठाकर प्रीति को मारने लगती है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सर्दियों का मौसम भी खत्म हो जाता है। अक्षय अपनी माँ मंजू को रूपाली के बारे में बताता है, जिसके बाद मंजू अपने बेटे के साथ रूपाली के घर रिश्ता लेकर आती है। दोनों परिवार वाले आपस में सलाह करके रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी तक हो जाती है।
शादी के बाद रूपाली एक अच्छी संस्कारी बहू की तरह सारा काम किया करती। ऐसे ही एक दिन मंजू रूपाली से बोलती है। बहू, एक बात कहें? जी माँ जी, कहिए ना। वैसे तो हमको लगता था कि ये लव मैरिज अच्छी नहीं होती, पर तुम्हारे जैसी बहू शायद हम खुद नहीं खोज पाते। इतने गुण संस्कार है तुम में, सच्ची दिल खुश हो गया जब से घर आई हो। थैंक यू माँ जी। ऐसे ही दोनों सास बहू बातें करते करते घर का काम करती है और थोड़ा और समय बीतता है। फिर गर्मियों का मौसम खत्म होने के बाद सर्दियों का मौसम आता है। सर्द हवाएं चलने लगती है और मंजू ठंड से बचने के लिए 2-3 भारी भारी स्वेटर, टोपी, मफलर और हाथों में दस्ताने पहन लेती है। और जैसे ही वो रूपाली के पास जाती है तो रूपाली मंजू को पहचान नहीं पाती और बोलती है। जी आप कौन है और आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? अरे बहू, हम है तोहरी सास। माँ जी आप हैं, लेकिन आप ऐसे भालू क्यों बनी हुई हैं? बहू तू देख नहीं रही कितनी ठंड है बाहर? इतना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा ना, ठंड से भी तो बचना है। माँ जी अगर ठंड से बचना है तो इतने कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? थोड़े कम कपड़े भी पहने जा सकते हैं। वो कैसे बहू? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। इतना कहकर रूपाली वहाँ से अपने कमरे में जाती है और बहुत प्यारा सा विंटर लॉन्ग कोट लेकर आती है। साथ ही कुछ और गर्म कपड़े भी लेकर आती है। जिसके बाद रूपाली और मंजू के कमरे में जाते हैं। रूपाली सारे कपड़े बेड पर रखती है और बोलती है। माँ जी ये लीजिए आपके लिए गरम कुर्ते और पजामिया। पर बहू मैं तो साड़ियाँ पहनती हूँ, ये सब नहीं पहनती, फिर मैं इन सब का क्या करूँगी? तो माँ जी आप ब्लाउज के नीचे काले या फिर किसी भी रंग की स्लिम फिट टी शर्ट पहनो जो आपकी साड़ी के साथ मैच हो। इससे आपको गर्माहट महसूस होगी। और ऊपर से आप लॉन्ग कोट पहन लीजिए, इससे आपकी साड़ी भी कवर हो जाएगी। और हाँ, साथ में आप अपने सर पर टोपा लगा लीजिए। आपको इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी सयानी निकली, नहीं तो मैं अपने वजन से भी 2 गुना ज्यादा कपड़े पहन कर बैठी रहती थी। कोई बात नहीं माँ जी, आप कपड़े बदल लो, मैं नीचे आपका वेट कर रही हूँ। कुछ देर में मंजू कपड़े बदलकर नीचे आती है और तभी वहाँ अक्षय आता है और मंजू को देखकर बोलता है। क्या बात है माँ, आप तो एकदम हीरोइन लग रही हो। हाँ बेटा, सब तेरी बीवी की मेहरबानी है, इसी ने किया है ये सब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात तो है, कपड़ों से तो हमारी बाहरी त्वचा ही सिर्फ ठंड से बचती है। अपनी बॉडी को इंटरनली भी हमें स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि बदलते मौसम के साथ हम बीमार ना पड़े। हाँ बहू, ये बात तो सही है, बाहर के साथ साथ अंदर का भी ख्याल रखना जरूरी है। अरे यार, आप लोगों की बातें हो गई हो तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी जी बैठिए ना, मैं लाती हूँ। जिसके बाद रूपाली सबके लिए चाय के साथ साथ पकोड़े भी लाती है और सब लोग सर्दी का मजा कम कपड़े और चाय पकोड़ों के साथ लेते हैं। सवेता और माधव में सवेरे की सुंदर रोशनी और रात के घोर अंधेरे जितना अंतर था। क्योंकि माधव का रंग दूध जैसा सफेद और सुंदर था, तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता का रंग अपने नाम के बिल्कुल विपरीत यानी बेहद काला और भद्दा था। लेकिन दोनों में बेहद प्यार था। कहते हैं ना दोस्तों कि जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमें अपने प्यार यानी कि पार्टनर में कोई कमी नजर नहीं आती। ठीक ऐसा ही माधव भी था। दोनों एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां माधव खुश होकर बोलता है। श्वेता, तुम्हें पता है आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। फाइनली मेरा प्यार बस कुछ ही दिन में हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे और फिर तुम रोज अपने इन प्यारे हाथों से मेरे लिए खाना बनाओगी। हम अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करेंगे। माधव की बातें सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माधव बोलता है। अरे ये क्या, इतनी खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू? अब तो हमारी शादी भी तय हो गई। फिर ओ समझ गया, तुम्हें मेरी माँ की कड़वी बातें सुननी पड़ी। श्वेता, मैं माँ के बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। नो माधव, डोंट डू दिस। ये तो खुशी के आंसू है। बस एक प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। आई प्रॉमिस, हमारे बीच कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लो, क्योंकि तुम्हारे दिल में रहने का हक सिर्फ तुम्हारे होने वाले पति का है।
इस तरह दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वक्त बीतता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। श्वेता का घर फूलों की खुशबू और लड़ियों की चमक से जगमगा रहा होता है। शादी में 4 चांद लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में बारात के साथ शहनाई की गूंज दस्तक देती है। श्वेता की माँ अपने होने वाले दामाद का खुश होकर स्वागत करती है और उसकी आरती उतारती है। ये नजारा देखकर माधव की माँ शर्मिली बोलती है, ओह देख माधव, तेरी सास सुंदर दामाद पाकर फूले नहीं समा रही। अपनी काली बेटी के लिए तेरे जैसा दामाद जो मिल रहा है इसे। माँ आज कोई ड्रामा मत करना प्लीज, चुप हो जाओ। हाँ बेटा, अब तुझे तेरी माँ की बातें ड्रामा ही लगेंगी। एक तो तेरी खुशी के कारण ही मैं इस काली कलूटी से तेरी शादी करा रही हूँ, वरना इसके जैसी अमावस्या की रात को तो मैं अपने घर में नौकरानी भी न रखूं। माँ आज मेरी शादी है, आज के दिन तो अपनी कड़वी जुबान पर ताला लगा लो। माधव बोल ही रहा होता है कि उसकी नजर दुल्हन के जोड़े में आ रही श्वेता पर जाकर टिक जाती है, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ जाते हैं और शादी के मंत्र शुरू होते हैं। शर्मीली अपनी बहू की तरफ देखकर बोलती है, हाय राम, ये कैसा रंग पहन लिया इसने। एक तो इसका रंग इतना पक्का, ऊपर से संतरे कलर का लहंगा। छी, एकदम भद्दी लग रही है। ना जाने माधव ने इसमें क्या देखा। कान्हा जी, तुम ही कोई चमत्कार करो, मुझे इस काली को अपनी बहू नहीं बनाना। थोड़ी ही देर में विवाह संपन्न हो जाता है और शर्मीले के अरमानों पर पानी फिर जाता है और उसे ये स्वीकार करना ही पड़ता है कि काले रंग वाली श्वेता उसकी बहू है और बारात दुल्हन के साथ उनके घर से विदा लेती है और श्वेता अपने ससुराल की चौखट पर आकर खड़ी होती है और शर्मीली उसका स्वागत करते हुए बोलती है, सुन मेरी काली कमली बहू, अपने काले काले पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। जी सासू माँ। श्वेता अपनी सास के तानों भरी बातों को सुनने के बाद अंदर आती है। तभी पूरे घर की बिजली चली जाती है और ढकोसला करने वाली शर्मीली बोलती है, अरे ये क्या अपशगुन है। देख ले माधव, तेरी इस कलुई बीवी के कदम रखते ही मेरे घर की रोशनी चली गई। कुलक्षणी है ये। अरे माँ, लाइट चली गई तो इसमें श्वेता का क्या दोष है? रुको मैं देखता हूँ। माधव जाकर मेन स्विच को देखता है जहाँ स्विच नीचे की तरफ गिरा होता है और माधव जल्दी से स्विच को ऑन कर देता है, जिसके बाद घर में फिर से रोशनी आती है और शर्मीली अपनी बहू को कसूरवार ठहराते हुए बोलती है, शुक्र है कान्हा जी। अरे माँ, घर की एमसी गिर गई थी, इसीलिए लाइट चली गई थी। अरे बेटा, तू भी कुछ बोल, लेकिन मुझे पता है कि इसके शुभ कदम इस घर में पड़ते ही लाइट गई थी। और सुन, काली अंधेरी रात, अब इस आलते की थाली में पैर रखकर अंदर आ। जी सासू माँ। और हाँ, अच्छे से पैर डालियो इस आलते की थाली में, ताकि पूरे फर्श पर तेरे काले निशान की जगह लाल कदमों के निशान आए। इस तरह शर्मीली अपनी बहू के काले रंग के कारण गृह प्रवेश में उसे ताने देती है, जिसके बाद माधव उसे कमरे में लेकर जाता है और उसे बोलता है, आई एम रियली सॉरी श्वेता। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? माँ के बर्ताव के लिए न जाने माँ को कब समझ आएगा कि इंसान का रंग नहीं बल्कि उसका अच्छा बिहेव मायने रखता है। इट्स ओके माधव, माँ जी अपनी जगह पर सही है। कैसे? क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ एक सुंदर बहू आए, लेकिन मैं तो बहुत काली हूँ, इसीलिए वो थोड़ा उखड़ी उखड़ी है। अरे कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं? मेरी नजरों से देखो कि तुम कितनी सुंदर और खास हो। माधव, वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं चाहे जैसी भी हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन कोई दूसरा तो नहीं करेगा ना, वो तो खामी निकालेगा। जो सूरत पर मरता है ना, वो बेवकूफ होता है, क्योंकि चेहरे की सुंदरता गुजरते वक्त के साथ ढल जाती है, पर रिश्ता अच्छे स्वभाव और प्यार से चलता है। इस तरह दोनों अपनी शादी की रात को एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर बाद सुबह होती है और श्वेता जल्दी से उठकर घर का सारा काम खत्म करती है और नाश्ता बनाती है, जिसके बाद माधव और शर्मीली बैठकर नाश्ता करते हैं, जहां उसकी सास एक बार फिर उसे तानों भरा तीर मारते हुए बोलती है, अरे ये क्या है? ये काले से छोले किन हाथों से बनाए हैं? क्या हुआ माँ जी, कुछ है क्या? खुद ही देखना कितना काला लग रहा है। ऐसे बनते हैं छोले? नींद में खाना बना रही है क्या? लगता है हल्दी की जगह तूने इसमें कोयला पाउडर डाल दिया है, या फिर अपने काले चेहरे की परछाई मिला दी होगी।
बस माँ, बहुत हो गया। मैं देख रहा हूँ कि आप जानबूझ के हर बार श्वेता का मजाक बना रही हैं। वो कुछ नहीं बोल रही तो आप उसे ताने ही दोगी। हाँ हाँ बेटा, तू तो बोलेगा ही, मुझे पता है। इस काली नागिन ने तुझे मेरे खिलाफ अच्छे से भड़काया है। इस तरह शर्मीली जानबूझकर बात का बतंगर बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद उसकी पड़ोसनी घर के दरवाजे पर आकर बोलती है। का हो शर्मिली बहनी, केने हो? अपनी पतोह से ना ही मिलवाओगी का? नमस्ते आंटी जी, आइए मैं सासू माँ को बुला कर लाती हूँ। श्वेता के मुंह से सास सुनकर उनके तोते उड़ जाते हैं और रुंझुन मजाक बनाते हुए बोलती है। सासू माई, अच्छा तो तुम शर्मिली की पतोह हो? अरे ओ शर्मिली, कहाँ है तू? हम आए हैं, तेरी सहेलियाँ। दोनों की आवाज सुनकर वहाँ शर्मिली बाहर आती है और अपनी बहू के उड़ते मजाक को देखकर भी उसे कोई अफसोस नहीं होता। तभी रुंझुन बोलती है। अरे ऐसन कौन मजबूरी हो गई रही कि तू अपने चांद जैसन लल्ला का ब्याह एक कोयले खदान से कर दी? अरे रुंझुन, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब माधव इसके साथ कहीं जाने के लिए मोहल्ले से गुजरेगा तो लोग क्या बोलेंगे। अरे इहे बोली है कि ऊ देख, गली में हंस और कौआ के जोड़ी आवत है। वैसे एक बात तो हम भुला ही गए रहे कि शर्मिली को तो काला रंग से कितना नफरत रहे। हाँ शर्मिली, अब तू इस काली बहू को देखने की आदत कैसे डालेगी? बोलना शर्मिली, शर्मा मत। अपनी सास को ऐसे बुद्ध बनकर उनकी बातें सुनता देखकर श्वेता के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोलती है। हो गया आंटी जी आप दोनों का, तो आप उल्टे पाँव अपने घर वापस जा सकती हैं। और हाँ, आज के बाद दोबारा कभी मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। अरे मेरे ही घर में मेरे ही सामने आप मेरी सासू माँ का मजाक उड़ा रही हैं। अगर आज के बाद दोबारा ऐसा किया ना तो पूरी गली मोहल्ले के सामने ऐसा मजाक बनाऊंगी ना कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। श्वेता की बात सुनकर शर्मिली उसे देखती है और उसका दिल धीरे धीरे उसके लिए पिघलता है, लेकिन अब भी वो झूठी नाराजगी दिखाती है। वक्त गुजरता है और एक रोज शर्मिली घर के मंदिर में बैठकर पूजा करती हुई बोलती है। हे कान्हा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने मुझे ऐसी बहू दी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बर्ताव के लिए उससे कैसे माफी मांगू। अपनी सास की बात सुनकर श्वेता बोलती है। बस माँ जी, आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बहू, तू छुपकर मेरी बातें सुन रही थी? माँ जी, सुनती नहीं तो पता कैसे चलता कि आपकी नाराजगी खत्म हो गई है मुझसे। बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे काले रंग के कारण मेरा क्रोध मेरी बुद्धि को खा गया था और मैं कुछ वक्त के लिए ये भूल गई थी कि कान्हा जी भी तो काले थे। जैसे उन्होंने हजारों गोपियों का दिल जीत लिया था, वैसे ही तेरे सांवले रंग ने भी आज मेरा दिल जीत लिया है। इस तरह काले रंग की श्वेता अपनी सास का दिल जीत ही लेती है और उसके बाद घर में खुशियों का माहौल चारों तरफ छा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।